guys, welcome back to Educity. I hope all of you are doing great. A lot of you had questions about 14th अक्टूबर का करंट अफेयर्स. 14th अक्टूबर का करंट अफेयर्स मैं आपको साथ साथ में कवर करवा रही हूँ. आप देखोगे आज भी कुछ एडिटोरियल्स आर्टिकल्स मैंने 14th अक्टूबर से उठाए हुए हैं, तो डोंट वरी. बट यस, मंडे इज गोइंग टू बी ऑफ, क्योंकि यार देखो, तुम आए हो और तुम चले जाओगे आगे अपनी जिंदगी में. ठीक है ना, सारी उम्र तो तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे. ठीक है, तुम्हें जरूरत भी ना पड़े, एक एक साल दो दो साल पढ़ो और निकलो अपनी जिंदगी में आगे, राइट. बट आई एम हेयर टू स्टे. आई लव टीचिंग, आई वॉन्ट टू टीच एंड आई विल टीच करंट अफेयर्स जब तक मैं जिंदा हूँ. मुझे काम करना है, राइट. बट अगर मैं हर रोज पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, मतलब मंडे टू मंडे बिल्कुल छुट्टी नहीं ले रही हूँ, तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं रह पाती हूँ. ठीक है ना, तो मुझे ऐसा होता है अरे यार दोबारा से. आई डोंट वांट दैट फीलिंग. आई वांट टू टीच फ्रॉम लाइक विद इन लव फ्लोइंग आउट ऑफ मी विद पैशन, राइट. और वो पैशन तभी आता है अगर मैं मंडे की छुट्टी मारूँ, राइट. तो मंडे की छुट्टी रहेगी, बट मंडे जो है वो मिस आउट नहीं होगा तुम्हारा, मैं कवर करवा दूंगी. समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर सकते हो, तुम्हारा हक है, बट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. 16 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. और आज के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने फाइनली IBPS SO के जो मॉक टेस्ट हैं प्रीलिम्स के, ठीक है ना, वो लॉन्च हो गए हैं. लॉ और राजभाषा अधिकारी के लिए सेम है, लॉ के लिए, ठीक है. तो वो अगर आपको लेने हैं तो आप logri.in पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. अगर लिंक आपको ना मिले तो इंस्टाग्राम पर @IamLogri पर मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट. कोई भी डाउट अगर आपको सेशन से रिलेटेड होता है तो कमेंट्स में प्लेस कर दिया करो, ठीक है. चलिए, महाराष्ट्र झारखंड में पोल्स होंगे नवंबर में. दोबारा से पोल्स आ गए हैं, तो नवंबर में कहाँ पर पोल्स हो रहे हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को, ठीक है. नवंबर पोल्स इन महाराष्ट्र एंड झारखंड, ठीक है ना. तो महाराष्ट्र और झारखंड में नवंबर 2024 में पोल्स हो रहे हैं. तो यहाँ पर मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं. इलेक्शंस किसके लिए हो रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए. स्टेट लेजिस्लेचर से हम क्या चुनते हैं? देखो, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. स्टेट लेजिस्लेचर ये समझेंगे आज हम. डू नॉट नोट DNN नोट नहीं करना है, इसको समझो. तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है? स्टेट मतलब एक स्टेट, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UT, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर. UT है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसका नहीं. स्टेट कुछ UTs के अंदर भी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, बट आज हम वो कॉन्सेप्ट नहीं करें. हम मेजरली स्टेट्स के बारे में बात करें, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड स्टेट है. स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी. तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी के लीडर्स हम चुनेंगे. तो वो लीडर्स कौन होते हैं? दे आर CM, चीफ मिनिस्टर एंड प्लस मिनिस्टर्स होते हैं उसमें अलग अलग. बट हम ये कौन होते हैं? CM और चीफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं हम. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसके मेंबर्स को हम चुन के भेजते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ करके हमारे लिए लॉज बनाते हैं. और इनमें से ही कोई क्या बनता है? इनमें से ही कोई बनता है चीफ मिनिस्टर. और इनमें से ही कोई, किनमें से? ये जो चुने हुए लोग हैं उनमें से ही, जिनको हम MLA कहते हैं, उसमें से ही कोई मिनिस्टर बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, और कोई MLA भी बनकर रह जाता है. हमारे एरिया से ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कहाँ बैठते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में. और इसी के इलेक्शंस हैं, ठीक है ना. तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बिकॉज बहुत बच्चों को स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, विच इज फाइन. उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है, he is going to be the chief minister of JNK. Again, very important. Who is the chief minister of JNK? उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, उमर अब्दुल्ला. आगे चलेंगे. इन अ सीजन ऑफ टिकट स्कैल्पिंग, टिकट का नकली टिकट बेची एक बंदे ने. क्या किया? नकली टिकट बेची और क्या खरीदा? आईफोन खरीदा और एप्पल वॉच खरीदी. क्या खरीदा? आईफोन खरीदा और एप्पल वॉच खरीदी. टिकट्स बेच दी जो टिकट एक्चुअल में नहीं है. दिलजीत दोसांझ का कौन सा शो जो है बहुत फेमस हो रखा है? दिल ल्यूमानाटी टूर.
टूर, ठीक है ना, टूर। तो यहाँ पर दिलजीत दोसांझ का ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। और टिकट स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है? नकली टिकट। क्या बेच रहे हैं? नकली टिकट। क्या बेच रहे हैं? नकली टिकट। ठीक है, अब आगे चलेंगे इसके अंदर। रेपिटेशन है नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024। हम इसके डिटेल्ड नोट्स बना चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कब नोट्स बनाए हैं कमेंट्स में पूछ लेना, कोई ना कोई बच्चा आपको रिप्लाई कर देगा। हमने इसके डिटेल नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हिबाकुशा कौन होता है? हुआ हिबाकुशा कुशा क्वेश्चन है ये, कौन कमेंट्स में आंसर करेगा मैं देखूंगी, उसको ई मेलोडी मिलेगी, मेंशन करूंगी उसको मैं फिर आज कल के उसमें अपनी डायरी में नोट करके लाऊंगी कि इस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया। हिबाकुशा कौन है? हु आर हिबाकुशास, ठीक है। उसके बाद दो क्वेश्चंस है, एक तो हिबाकुशा कौन है और एक हिरोशिमा और नागासाकी में कौन से ईयर में बॉम्ब गिरा गया था, कौन से ईयर में बॉम्ब गिरा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ही कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि हिडांक्यो, जो मतलब हिबाकुशा कौन थे? जिनके जो बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक सर्वाइवर्स हैं। क्या है? जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक सर्वाइवर्स हैं जो, ठीक है ना, उनको क्या बोल रहे हैं? हिबाकुशा। और न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक सर्वाइवर्स कहाँ पर हैं ये लिखना नहीं है, समझने के लिए है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है। तो ये जो हिबाकुशाज हैं ये पूरे वर्ल्ड में घूमे, वेंट टू सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड को सेंसिटाइज किया। सेंसिटाइज किया मतलब इंफॉर्मेशन दी कि भाई न्यूक्लियर जो है वो बहुत ही डेंजरस है, ऐसे नहीं यूज करना चाहिए एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन्स। तो ये गए, द नोबेल कमिटी मस्ट बी कमेंडेड फॉर रिकॉग्नाइजिंग हिडांक्यो हुज एक्टिविज्म एज सम स्कॉलर्स एवर हेल्प्ड शिफ्ट द पॉलिटिकल डिस्पोज। अब यहाँ पर यार ये लोग वो लोग थे जिन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज दिलवाई, जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक सर्वाइवर्स थे जापान के अंदर, उनकी हेल्थ को बहुत इश्यूज थे, उसके लिए इन्होंने काम किया। तो ये इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना है। जो ये नोबेल पीस प्राइज 2024 वाला कॉन्सेप्ट है जो पूरा, वो हमने डिटेल नोट्स बनाए हैं, 4 पेजों के नोट बनवाए थे मैंने तुम्हें, ठीक है। मतलब मेरी शीट के 4, तुम्हारे एक उसके होंगे। उसके बाद वर्ल्ड फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे है, ठीक है, यहाँ पर है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नोट करेंगे। तो वर्ल्ड फूड डे पे 2 से 3 एडिटोरियल्स आए हैं, वो तीनों कवर करते हैं। आइए, एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? विटामिन न्यूट्रिशन जब पूरे में ही होते हैं बच्चों में, तो माल न्यूट्रिशन को खत्म करना इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? लिखेगा नहीं कोई, अभी समझिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एसडीजीज भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी कंट्री, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको गोल्स दिए हैं कि आप इनके ऊपर काम करें एंड इनको कब तक अचीव करना है? 2030 तक, ठीक है। एंड वन ऑफ द गोल्स इज क्या खत्म करना? हंगर खत्म करना, फूड इनसिक्योरिटी, कि सबके लिए बहुत खाना है, ये सिक्योरिटी सबको मिलेगा, ये सिक्योरिटी पैदा करना वर्ल्ड में। एंड एनी फॉर्म ऑफ माल नरिशमेंट, सबके पास पूरे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो रिक्वायर्ड है बॉडी को। ये कब तक रियलाइज करना है? 2030 का। दिस इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्रेजेंट जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करे? नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ ऐसे यूज करे कि प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो ही, बल्कि जो आने वाली जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए भी हम कुछ छोड़कर जाएं। दैट इज सस्टेनेबल, ठीक है। सच अ गोल इज फार रिमूव फ्रॉम इट्स। अब यहाँ पर एडिटोरियल क्या कह रहा है? एडिटोरियल कह रहा है कि ये जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर्स चल रही हैं, इसराइल हमास वॉर चल रही है, इसराइल हिजबुल्ला वॉर स्टार्ट हो गई है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है। रीजन्स दैट रिमेन इन वल्नरेबल एंड फूड डेफिशिएंट रीजन्स है, वल्नरेबल है। अब यहाँ पर वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, जहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कैसे ही होगा? पैसा तो डालना पड़ेगा अगर खाना और उगाना है। गोइंग बैक टू असेसमेंट ऑफ हंगर ग्लोबली इन इंडिया, देयर इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है, जिसके अंदर इंडिया ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें से क्या नोट करना है?
हमें पता होना चाहिए दैट, लिखेंगे एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी and any form of malnutrition is one of the sustainable development goals set to be realized by 2030। ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन लेकर आया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या बोला जाता है? एसडीजीज भी बोला जाता है। और ये कब तक अचीव करनी है? 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ PYQ कि कब तक अचीव करनी है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या होता है? इज अ टूल, एक तरीका है used by international humanitarian agencies to measure and track hunger level scores based on child mortality, कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं या फिर डाइट की जो अंडर नरिशमेंट है उसकी वजह से मर रहे हैं। इंडिकेटर्स अक्रॉस 127 कंट्रीज हैज रैंक्ड इंडिया 105th। इंडिया कौन से लेवल पे है? 105th लेवल पे है 127 कंट्रीज में से, विच प्लेस्ड इंडिया अंडर सीरियस कैटेगरी ऑफ द एनालिसिस, राइट। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अ टूल यूज्ड बाय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है 19th रिपोर्ट, द 2024 नाउ इन इट्स 19th रिपोर्ट इज पब्लिश्ड दिस वीक by Irish humanitarian organization Concern Worldwide German Aid Agency to highlight the hunger levels। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमें कंपेयर किया जा रहा है। चलो ये ऑन, अब यहाँ पे ये टूल्स हैं, हमें अपनी क्या मतलब हमारे यहाँ पर खाना जो है वो फ्री में भी गवर्नमेंट बांट रही है, ठीक है ना। तो मतलब इंडेक्स के अंदर अब क्या ही कह सकते हैं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। ये लोग हमें थोड़ा डिग्रेड भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कुछ होगा भी बट उससे ज़्यादा ये शो करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इंडिया रैंक्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया रैंक्ड 105th आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो बनेंगे। इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है 105th, ठीक है कितनी कंट्रीज में से? 127 कंट्रीज में से, ठीक है। उसके बाद किस में प्लेस क्या है? प्लेसेस इंडिया अंडर सीरियस कैटेगरी ऑफ द एनालिसिस। कौन सी कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं? सीरियस कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, कि भैया चीजें सही नहीं है, हमें सही करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये किसने पब्लिश करा है? 2024 रिपोर्ट क्या है? 19th एडिशन है, पब्लिश्ड, मैं स्पेलिंग क्यों गलत लिख रही हूँ, पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। ये दोनों मिलकर इसको रिपोर्ट को बनाते हैं और इस बार 19th रिपोर्ट आई है। और इंडिया का क्या है? 10-5। कैसे याद करेंगे? 5 × 2 = 10। 5 हम यहाँ से उठा लेंगे, 105 बन गया, याद हो जाएगा ऐसे। अब आगे चलेंगे। अब हम वर्ल्ड फूड डे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड फूड डे की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड फूड डे कब होता है? वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th October, दैट इज टुडे। हैप्पी वर्ल्ड फूड डे। आई होप यू ईट अ वेरी गुड फूड टुडे। बाहर का नहीं, घर का। आई एट दाल चावल, ठीक है, विद दही, ठीक है। 16th October 2024। व्हाट इज द थीम? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। क्या बोल रहे हैं ये? थीम क्या है?
राइट टू क्या है, राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, PYQ है ये कि कब सेलिब्रेट किया जाता है और थीम क्या है, ठीक है ना। द रोम बेस्ड एजेंसीज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम are collaborating with the government of India to uphold his human right, which is essential. Uphold this human right. The theme highlights importance to access to safe nutrition, affordable food, और इसको क्या बनाना चाहते हैं, ह्यूमन राइट इंडिया में बनाना चाहते हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट होगा, क्या बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि क्या है, द थीम क्या हाईलाइट करती है, लिखेंगे थीम हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ access to safe, nutritious and affordable food for all। क्या कह रहे हैं कि सेफ फूड होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और अफोर्डेबल, हर कोई उसको खरीद सके, न्यूट्रिशियस हो और सेफ हो खाने के लिए, ठीक है ना। ये थीम का मतलब है यहाँ पर। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, रोम बेस्ड एजेंसीज, हमको ये भी पता चल रहा है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इन एजेंसीज के, ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म्स भी पता चल रही हैं। ये कौन कौन सी है, FAO इज, व्हाट इज FAO, FA इज फूड एंड एग्रीकल्चर organization of the United Nations। क्या है, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद है IFAD, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, WFP, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQ कौन सा है, FAO इज अ PYQ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दे ऑल आर कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर कोलैबोरेटिंग with government of India to uphold this human right, which is essential for healthy, productive lives free from hunger and malnutrition। कि ये ह्यूमन राइट है कि आपको हेल्दी खाना मिले, न्यूट्रिशन खाना मिले, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन हर कोई हो, ये ह्यूमन राइट बनाना चाहते हैं। कौन, ये सारे FAO, IFAD, WFP, ठीक है। दिस इज वर्ल्ड फूड डे। उसके बाद इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कुछ नया होना, एक बहुत बड़ा चेंज आना। एग्रीकल्चर में चेंज आया जिसके अंदर हमारी बेसिक वीट वगैरह जो थी हमारे पास, ये भी नहीं थी, ये भी हम बाहर की कंट्री से लेकर आ रहे थे, बट देन अब ये हमारे पास हम खुद उगा पा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन क्या थी, फिशरीज। व्हाइट रेवोल्यूशन इज मिल्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Blue revolution is equal to fisheries. This was a PYQ last year for CUET PG, and then you have white revolution। कलर से याद हो जाएगा, blue is fish, पानी blue, ठीक है, white milk is white। तो this was milk revolution, मिल्क के अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाई, ठीक है। प्रोडक्शन बेसिकली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। रेवोल्यूशन से क्या मतलब है यहाँ पे, सॉरी फॉर द ब्रेथ,
हाँ ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, किस में इंक्रीज आया, प्रोडक्शन में। उसके बाद आगे चलेंगे, अ की पिलर ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी, सबको खाना मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, ये कहाँ पर बात हो रही है हमारे, ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट बनेगा, ये 5th पॉइंट मान लेते हैं, 6th मान लेते हैं, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NFSA, और ये कब का है, 2013 का है, ठीक है ना। विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स फूड इंटाइटलमेंट्स टू ओवर 800 मिलियन सिटीजन्स, 800 मिलियन सिटीजन्स को फूड प्रोवाइड हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है ना। अप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिशन ऐड किया जाएगा, वो राइस डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या अप्रूव हुआ है, अप्रूव्ड, किसने अप्रूव किया है, पीएम मोदी, पीएम मोदी अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028, ठीक है ना। फोर्टिफाइड राइस क्या है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयरन डाला जा सकता है, वाइटामिन डाले जा सकते हैं, ऐड किए जाएंगे ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू सेंड एन एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम टू इजराइल। अब यहाँ पे हेडिंग क्या मिलेगी, यूएसए सेंड advanced anti-missile system to Israel and soldiers to operate it. It's the latest sign that US is getting drawn to unfolding. अब वो कह रहे हैं वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके अंदर यूएस इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन सी मिसाइल भेजी है, डिप्लॉय, ठीक है ना, यूएस डिसीजन टू डिप्लॉय, कौन सा, थर्ड डिप्लॉय हो रही है, थर्ड इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। हमास स्टिल फायर्स रॉकेट्स इनटू इजराइल, हजबोला स्टेप्ड अप रॉकेट इन्वेजन। तो यहाँ पे थर्ड जो है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। यूएस का है ये, कहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है, इजराइल। एंटी मिसाइल आएगी हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो क्या है ये, एंटी मिसाइल सिस्टम। व्हाट इज इट, इट इज एन एंटी मिसाइल सिस्टम। व्हाट इज इट, एंटी मिसाइल सिस्टम, क्या है ये, एंटी मिसाइल सिस्टम। उसके बाद आगे चलेंगे, नाउ अ नोबेल फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई नेशंस फेल, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला है 2024 का, वो यूएस इकोनॉमिस्ट इनको मिला है, ये हमने लिख लिया। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने रिसर्च करी है कि जो इकोनॉमिकली वीकर और रिच कंट्रीज हैं वो ऐसा क्यों है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किसके ऊपर बात करी है इन्होंने, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये लिखना नहीं है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में ऐसा ऊपर नीचे क्यों है, इस बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वाई आर सम कंट्रीज रिच वाइल अदर्स आर पुअर, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। हमें बस इतना पता होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज किसने जीता है और क्यों जीता है। ऑन द नीड टू मेक मोर कंटेनर्स टू बूस्ट ट्रेड, आपने देखा होगा शिप पोर्ट जहां पर होता है या रेलवेज जो कार्गो उठा रहा होता है वो डब्बे बने होते हैं, देखे हैं ऐसे ऐसे डब्बे, वो डब्बे पे डब्बा होता है, दीज आर नोन एज कंटेनर्स। और इंडिया में इसकी कमी हो गई है क्योंकि सॉरी फॉर द बर्प, हमारे यहाँ पे ट्रेड बढ़ गई है
लॉजिस्टिकल सामान, लॉजिस्टिकल मतलब सामान इसमें डाल करके, इन कंटेनर्स में डाल करके हम लेकर जाते हैं। और बेस्ट पार्ट अबाउट दीज कंटेनर इज, इनको हम ट्रक पे भी रख सकते हैं, इनको हम शिप पे भी रख सकते हैं, इनको हम ट्रेन पे भी रख सकते हैं, राइट। तो इनकी कमी हो गई है, ठीक है, बट अब इनको और बनवाया जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Prior to expulsion of 6 Indian diplomats from Canada, the Canadian authorities have confronted these officials with information about their alleged role in violent acts in Canada, including extortion and homicide. Murder किया है, homicide का मतलब क्या होता है? Killing of human beings. Homicide क्या होता है? Killing of human beings. ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि हमने इनको बताया है, जो 6 लोगों को निकाला है कि तुमने ये किया है। किसको मारी, किसको मारा, ठीक है, निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया में मरे। और इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, कौन इन्वॉल्व है? इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, ये बोल रहा है कनाडा, ठीक है। नाउ यूएस क्या कह रहे हैं? द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग विद कनाडा अथॉरिटीज हु आर इन्वेस्टिगेटिंग लिंकेजेस बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स एंड वायलेंट इंसिडेंट्स। अब यार यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि अगर इंडिया के अंदर कोई बैठ कर कह रहा है कि कनाडा का जो कुछ रीजन है उसको अलग कर देते हैं, तो फिर कनाडा वाले क्या करेंगे? पहले तो हम कह रहे हैं हमने ये किया ही नहीं है, बट क्या कनाडा वाले, यूएस वाले उसको ऐसे जीने दे देंगे इंडिया में? दिस इज अ क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रीज चाह रही हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर कोई बैठकर तुम्हारे डिवीजन की, तुम्हें अलग करने की कोई बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि वो हमारा सिटीजन है। बट अगर हमारी कंट्री को डिवाइड करने के लिए कोई तुम्हारी कंट्री में बैठ के बात कर रहा है तो इट्स नॉट ओके। तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। Now, when it comes to the Canadian matter, we have made it clear that the allegations are extremely serious and they need to be taken seriously. ठीक है ना, कि इनका बंदा मारा है तो that is not right. यूएस कह रहा है कि ये हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कनाडा के साथ। Canadian officials and shared information with Ajit Doval, Union Home Minister Senior Rob has authorized pro खालिस्तानी killing। तो यहाँ पर अमित शाह को भी वो बोल रहे हैं ये भी इन्वॉल्व है इन द किलिंग ऑफ द खालिस्तानी लीडर हरजीत सिंह निज्जर, ठीक है। तो ये हो रहा है, हमने कल नोट कर लिया था, इससे ज्यादा हमें नोट करने की जरूरत नहीं है। टीवी चैनल्स इन अफगान प्रोविंस स्टॉप शोइंग लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर कौन है? तालिबान इज इन पावर। तालिबान ने क्या कहा है कि लिविंग थिंग्स की फोटो नहीं खींच सकते, ये भी रिपीटेशन है, कल हमने कर लिया था। वेनेजुएला प्रेसिडेंट क्लेम कि ऑपोजिशन लीडर हैज फ्लेड द कंट्री। तो यहाँ पर वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो claimed that opposition leader मरिया गाना याद है? तो मरिया तो याद होगा, कोरिना, रीना बहुत लोगों का नाम होता है, तो कोरिना, मरिया और कोरिना कहाँ जा रहे हैं? मचाडो क्या कह रहे हैं कि मारिया और रीना मचाडो। तो ये क्या है? ऑपोजिशन लीडर कहाँ की? वेनेजुएला की। अब वेनेजुएला में क्या हो रहा है? निकोलस माडुरो कह रहे हैं अलेज की चीटिंग से ही हैज वन इलेक्शंस, ठीक है ना। जो ऑपोजिट कैंडिडेट था वो भी स्पेन भाग गए हैं, और जो ऑपोजिशन लीडर है मरिया कोरिना मचाडो, ये भी भाग गई हैं। तो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर हैज रन अवे, ठीक है ना, शी हैज फ्लेड, ये पूरा लिखेंगे, हैज फ्लेड द कंट्री, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। नॉर्थ कोरिया ब्लोज आर पार्ट्स ऑफ इंटर कोरियन। अब जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है वो अलग अलग हैं, ये समझने की बात है, अभी लिखना नहीं है। तो साउथ कोरिया जो है उन्होंने ड्रोन उड़ा दिया किसकी टेरिटरी के ऊपर? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल के ऊपर, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? जो रोड थी जो लिंक करती थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को, वो रोड्स उड़ा दी, वो ब्लो कर दी, ब्लो अप, ठीक है ना, बॉम्ब से उड़ा दी। तो ये हमें बस पता होना चाहिए, पढ़ना नहीं है। यूएस फिलीपींस लॉन्च वॉर गेम्स आफ्टर चाइना ताइवान मिलिट्री ड्रिल्स। चाइना ने क्या किया? ताइवान के ऊपर बहुत सारे प्लेन्स उड़ाए। और ताइवान क्या है? चाइना ताइवान का इशू क्या है ये समझेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए एक बारी, ठीक है। चाइना ताइवान इशू क्या है? अब देखो यार, चाइना जो है, ठीक है ना, वो कहता है ताइवान मेरा है। चाइना क्या कहता है? कि ताइवान मेरा है,
ठीक है। ताइवान कहता है मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों में यही लड़ाई चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज करते रहते हैं, कोई ना कोई जहाज उड़ा दिया, फाइटर उड़ा दिए, मिसाइल टेस्ट कर दी। तो ये चल रहा है अभी भी चाइना ताइवान के बीच में। और इसी बीच में यूएस और फिलीपींस क्या कर रहे हैं, यूएस फिलीपीन, ये हम लिखेंगे, यूएस फिलीपीन लॉन्च वॉर गेम्स। क्या किया है, यूएस फिलीपींस लॉन्च वॉर गेम्स। क्या लॉन्च कर दिए, वॉर गेम्स लॉन्च कर दिए। अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूएस फिलिपिनो टीम जॉइंट एक्सरसाइज इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फिलीपींस, ठीक है। एनुअल, अब इसका नाम क्या है, क्या है ये, एनुअल का मतलब हर साल होने वाली, कामन डाग और वेनम एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। फोकस्ड ऑन, फोकस क्या रहता है इनका, फोकस्ड ऑन डिफेंडिंग नॉर्थ कोस्ट ऑफ फिलीपींस main island of Luzon, which lies 800 kilometer from self-ruled Taiwan, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोकस क्या है, नॉर्थ कोस्ट ऑफ फिलीपींस को डिफेंड करते हैं, ठीक है ना। लुजॉन विच इज लाइज 800 किलोमीटर फ्रॉम सेल्फ रूल्ड ताइवान, तो इसको डिफेंड करने पे इनका मेन एक्सरसाइज का फोकस रहता है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, कमांडाग और वेनम एक्सरसाइजेस, किसके बीच में होती है, यूएस और फिलीपींस के बीच में होती है, ठीक है। तो जॉइंट यूएस फिलिपो एक्सरसाइज कोलेजन हो रही है साउथ, ठीक है, हमको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए जो मैंने आपको लिखवाया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप लिख ही जा रहे हो, अब इसके अंदर तो रट्टा मारना है ना कि यूएस फिलीपींस के बीच में क्या हो रही है, एनुअल हर साल होने वाली कमांडाग और वेनम एक्सरसाइज हो रही है, फिलीपींस में हो रही है। और क्यों कर रहे हैं, डिफेंड करना होता है नॉर्थ कोस्ट ऑफ फिलीपींस, जो मेन आइलैंड है लुजॉन का, उसको डिफेंड करने के लिए। इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। इजराइल मस्ट इम्प्रूव फ्लो ऑफ एड, अब यहाँ पे यूएस क्या कह रहा है कि यूएस कौन किसको हेल्प कर रहा है, इजराइल को हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, अभी हमने पढ़ा कि एंटी मिसाइल वेपन दे रहा है, ठीक है ना। तो यूएस इजराइल को कह रहा है कि अगर तुम्हें ये हेल्प चाहिए, अगर तुम चाहते हो ये हेल्प कंटिन्यू रहे, यूएस असिस्टेंस कंटिन्यू रहे तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो वहां के लोगों को जा रही है, गाजा के लोगों को, वो तुम नहीं रोक सकते हो। इसमें नोट नहीं करना है, नोट्स में नहीं डालना है हमको, बस ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर अ जंप इन इंपोर्ट्स ऑफ सिल्वर प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट्स मतलब जो बाहर से आ रहा है, ठीक है ना। तो बाहर से कहाँ से आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से सिल्वर की इंपोर्ट जो है बढ़ गई है, प्लैटिनम अलॉय और ड्राई डेट्स की जो इंपोर्ट है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर यूएई को कहा है, आप चेक करो सब कुछ सही तो है ना, कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है इन सब चीजों का। हमें ये याद रखना है, यूएई एंड इंडिया हैव साइंड FTA, that is free trade agreement. FTA came into force, that came into force on 1st May 2022। 1st May 2022 को क्या came into being है, FTA, that is free trade agreement, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस एक्स किसके बारे में बात करेंगे, स्पेस एक्स जियो स्पार येट अगेन ओवर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोकेशन, लड़ाई हो गई। द इशू ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम allocation resurfaced on Monday as reports emerged, Reliance Jio has written to, ये हम एक बार लिख लेते हैं, Reliance Jio had written to Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI, urging that airwaves for satellite internet services
such as SpaceX, Starlink should be allocated through ऑक्शंस। अब यहाँ पर क्या है, एयरवेव तो बहुत सारी हैं, एयरवेव इज इन अबंडेंस, तो सरकार कहती है ऑक्शन की जरूरत ही नहीं, कोई भी ले लो। बट यहाँ पे रिलायंस जियो क्या कह रहा है कि नहीं, आपको जो एयरवेव्स है जिसके थ्रू स्पेसएक्स स्टारलिंक का इंटरनेट चलेगा, जो एलन मस्क का है, उसके लिए आपको ऑक्शन करना चाहिए, ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एलन मस्क आ जाएगा, स्पेसएक्स आ जाएगा, सैटेलाइट इंटरनेट अगर आ जाएगा, तो बेटा जियो की मार्केट, जो हमारे घरों में हमारे फोन में जियो चल रहा है, उसकी जगह स्पेसएक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चल रहा है इनमें। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो एयरवेव्स है उनकी भी ऑक्शन करो। किसकी ऑक्शन करो? एयरवेव्स की भी ऑक्शन करो। रिलायंस जियो कह रहा है आप ऐसे ही स्पेसएक्स सैटेलाइट को, जो किसका है, एलन मस्क का है, आप ऐसे नहीं दे सकते। इंडिया यूएस कंक्लूड $3.5 billion deal for procurement of 31 MQ-9B armed UAVs. India and USA on Tuesday concluded a $3.5 million deal for the procurement of 31 MQ-9B armed high-altitude, long-endurance, hail remotely piloted aircraft systems manufactured by General Atomics through an intergovernmental agreement via Foreign Military Sales Program। ये हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो नहीं है। चलिए लिखते हैं, इंडिया एंड यूएस concluded $3.5 billion deal for procurement of 31 MQ-9B armed high altitude long endurance hail remotely piloted aircraft systems, that is RPAS, manufactured by General Atomics। अब इसमें से क्या चीजें रट्टा मारनी है, कितने की डील हुई? $3.5 बिलियन किसके बीच में? इंडिया यूएस से। कितने क्या आ रहे हैं? 31 MQ-9B आर्म्ड हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हेल की फुल फॉर्म क्या है? रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, RPAS की फुल फॉर्म क्या है? मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है इसको? यूएसए की कंपनी जनरल एटॉमिक्स। अग्रीमेंट कौन सा हुआ है? इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ है। कौन सा हुआ है? इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ है। किसके थ्रू? वाया फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम ऑफ द यूएस। किसके थ्रू हुआ है? फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम ऑफ द यूएस के थ्रू ये इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है ना। वन कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड विद यूएस गवर्नमेंट फॉर ट्राई सर्विस प्रोक्योरमेंट, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए साइन हुआ है। अनदर कॉन्ट्रैक्ट हैज साइंड विद जनरल फॉर परफॉर्म बेस्ड लॉजिस्टिक ऑफ दीज आरपीएस ओवरऑल। ठीक है, एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये लिखेंगे। अनदर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड विद जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड for performance based logistics for मेंटेनेंस रिपेयर फॉर मेंटेनेंस। एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए इंडिया में जगह बनाएंगे।
ठीक है ना, ओवरऑल इन इंडिया। तो ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, बस इसका अग्रीमेंट एक और हुआ है। अब यहाँ पे द डील ऑल्सो इंक्लूड्स हेलफायर मिसाइल्स, हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनर, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, ये भी हम ऑलरेडी ले रहे हैं। तो अगर कोई AILLET दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो ये एक्स्ट्रा न्यूज लिख सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट। IBPS SO के जो है मॉक टेस्ट वो आ चुके हैं, वो ज़रूर चेक कर लेना। AIAT दैट इज SLS पुणे 3 ईयर के मॉक टेस्ट आ चुके हैं। NL SAT का आपका आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो चल रहा है। स्लैट के मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है ना। वन शॉट्स जो हैं आपके वो जनवरी से लेकर सितंबर तक डल चुके हैं, अक्टूबर का बहुत जल्दी आ जाएगा, सितंबर के भी जो पार्ट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। MCQs भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर के एंड अक्टूबर के डल जाएंगे। तब तक आप जन टू सितंबर के जो डले हुए हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। एंड ऑल्सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड येस, कम्युनिटी ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे क्वेश्चंस डालें, उनको सॉल्व करिए।